मतलब उनने एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। नया टुकड़ा आ रहा है हमारे सामने। सूर्य के उदय अस्त का टुकड़ा ये किस तरीके से होता है, कैसे होता है, इसकी थोड़ी सी अलग से व्याख्या है यहाँ बहुत अच्छी तरीके से है। शुरू करते हैं अपन। प्रश्न किया भगवान से कि भगवान जम्बू द्वीप के दक्षिणार्ध में, दक्षिणार्ध का मतलब कहाँ है, भरत क्षेत्र में दिन होता है। हम कहाँ हैं, हम कौन से क्षेत्र में हैं? भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र में। तो हम दक्षिणार्ध में हैं, कहने का मतलब जम्बू द्वीप के दक्षिणार्ध में। तो यह दिन होता है। तब क्या उत्तरार्ध में यानी ऐरावत क्षेत्र में दिन होता है? तब क्या मेरू पर्वत से पूर्व और पश्चिम में रात्रि होती है, यानी महाविद्य में रात्रि होती है? तो भगवान फरमाते हैं हाँ, ऐसा ही होता है। ठीक है, ये समझ में आया बात? भगवान ने फिर प्रश्न किया कि हे प्रभु, कि जब जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत से पूर्व में दिन यानी पूर्व महाविद्य में दिन होता है, तब क्या पश्चिम के महाविद्य में दिन होता है? तब क्या मेरू पर्वत से उत्तर और दक्षिण में भरत ऐरावत क्षेत्र में रात्रि होती है? भगवान फरमाते हैं हाँ, ऐसा ही होता है। समझ में आया ये चीजें या नहीं आया? आवाज आ रही है मेरी? दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ये बीच में जो गोला है ये है मेरू पर्वत। ये क्या है? मेरू पर्वत। ये मेरू पर्वत। और ये क्या है? ये जम्बू द्वीप। ये क्या है? जम्बूद्वीप। ये बड़ा गोला जो दिखा है ये क्या है? बड़ा गोला क्या है? जम्बू द्वीप। ठीक है। जम्बूद्वीप। इसके बीच में ये जो काला है ये मेरू पर्वत। ठीक है। मेरू पर्वत। हाँ सर। इस मेरू पर्वत के उत्तर दिशा में ये उत्तर दिशा। ठीक है। उत्तराखंड। पेन बंद हो गया आज। ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा। ये पश्चिम। अब समझ में आ रही बातें? अब भगवान से प्रश्न किया कि जम्बू द्वीप के दक्षिणार्ध, ये जम्बू द्वीप है, इसके दक्षिणार्ध किधर है? इधर, यानी ये दक्षिण है, ये उत्तर है ना। हाँ। ये भी मेरू है, ये महाविद्य है, ये भी महाविद्य। ठीक है। तो ये जम्बू द्वीप के दक्षिणार्ध में इसको भरत क्षेत्र कहते हैं। भरत हाँ। क्षेत्र में दिन होता है। तो क्या हाँ। उत्तरार्ध में ये ऐरावत क्षेत्र में भी दिन होता है? तब क्या मेरू पर्वत से पूर्व और दक्षिण महाविद्य में रात्रि होती है? भगवान कहते हैं समझ में आया? समझ में आया? फिर प्रश्न करते हैं भगवान से कि जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत से पूर्व दिन में, पूर्व पूर्व दिशा में मतलब महाविद्य में, और पश्चिम में, पश्चिम के महाविद्य में दिन होता है। तब क्या मेरू पर्वत से उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में रात्रि होती है? तो भगवान फरमाते हाँ, ऐसी। अब समझ में आ रही बातें? थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई नहीं आई? हाँ जी।
क्या क्लास में नहीं है क्या आज कोई भी? हाँ सर। तो भगवान से इसका कारण पूछते हैं कि हे प्रभु इसका क्या कारण? तो भगवान कारण फरमाते हैं कि जम्बू द्वीप में प्रकाश करने वाले दो सूर्य। कितने सूर्य होते हैं? इस जम्बू जम्बू द्वीप द्वीप में प्रकाश करने वाले दो सूर्य होते हैं। दो सौ। ये सूर्य एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं। कौन सी दिशा में होते हैं? विपरीत दिशा में। जैसे मान लो कोई सूर्य पूर्व दिशा में है, तो एक दूसरा द्वीप कहाँ होगा, दूसरा सूर्य कहाँ होगा? पश्चिम दिशा में। पश्चिम में। मतलब एक जब ईशान कोण में, ये ईशान कोण आ गया, ये क्या आ गया? ये उत्तर दिशा है, ये ईशान कोण, ठीक है ना? ये ईशान कोण। तो अगर कोई सूर्य ईशान कोण में उदित होता है, तब वायव्य या कोण, ठीक है? या जब एक यावे में उदय होता है तो दूसरा आग्नेय में उदय होता है। एक जब गुरुजी आवाज नहीं आ रही है ढंग से। दूसरा ईशान, ये क्या है? आवाज खटखट हो रही है। में आवाज बात कौन दूसरी कर आ रहे हैं रही बीच में? इनको बताओ जरा। दिशा के पूर्व दिशा के अगर ईशान कोण में कोई सूर्य उदय हो रहा है तो इसके दूसरा कहाँ होगा? नैऋत्य कोण, यानी पश्चिम और दक्षिण के बीच में होगा। समझ रहे हैं बात? मान लो कोई यावियों में होगा तो फिर ये आग्नेय कोण में उदय होगा, या आग्नेय कोण में कोई एक सूर्य उदय हो रहा है तो ये यावय कोण में उदय होगा। बात समझ रहे हैं ना? मतलब एक दूसरे की विपरीत दिशा में ये सूर्य चलते हैं, समान गति से चलते। जम्बू द्वीप में दो सूर्य होने से ये दिन रात होती। समझ में आया? हाँ सर। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कौन से क्षेत्र में सूर्योदय कब होता है। तो यहाँ बताया है जम्बू द्वीप प्रकृति की अपेक्षा से कि जम्बू द्वीप में सूर्य पूर्व विदय की अपेक्षा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में उगकर पूर्व दक्षिण आग्नेय कोण में आता है। यानी यहाँ से इस तरह होता है और पूर्व और दक्षिण ये आग्नेय कोण में आता है। समझ में आया? पहला। दूसरा, जम्बू द्वीप में सूर्य भरत क्षेत्र की अपेक्षा पूर्व और दक्षिण आग्नेय कोण में उगकर यहाँ उगता है, उगकर दक्षिण पश्चिम यानी ये दक्षिण और पश्चिम के इस नैऋत्य कोण में आता है। समझ में आया? फिर जम्बू द्वीप के सूर्य पश्चिम विदय की अपेक्षा दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण में उदय होता है तो उगकर पश्चिम उत्तर यानी यावे कोण में आता है। और जब जब ये यावे कोण में उगकर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है फिर ईशान कोण में आता है। आग्नेय व याव्य कोण में एक समय में सूर्य आने से भरत व ऐरावत क्षेत्र में भी एक ही समय में सूर्योदय होता है। समझ में आया बात? जैसे आग्नेय कोण में आया और इधर याव्य में आया तो भी भरत और ऐरावत में एक ही समय पर क्या होता है? सूर्योदय होता है। इसी प्रकार महाविदय में सूर्य का प्रकाश न होने से वहां रात्रि होती है तो ईशान व नैऋत्य कोण में एक समय में सूर्य आने से पूर्व और पश्चिम महाविदय में भी एक ही समय में सूर्योदय होता है। इसलिए कहा है कि जब सूर्य महाविदय में दिन होता, पूर्व महाविदय में दिन होता है तो पश्चिम महाविदय में भी दिन होता है। इसी तरह भरत ऐरावत क्षेत्र में भी सूर्य का प्रकाश न होने से वहां रात्रियां होती है।
समझ में आया ये थोड़ी सी गणित? हाँ सर। हम्म। अब और प्रश्न है यहाँ कि ये सूर्य कहाँ पर होते हैं? ये सूर्य मेरू पर्वत के समतल भूमि भाग से 800 योजन की ऊंचाई पर होते हैं। ये जो ज्योतिष चक्र है ये 800 योजन की ऊंचाई पर होते हैं। यहीं रहते हुए जम्मू द्वीप की परिक्रमा करते हैं। चौड़ाई में मेरू पर्वत से कम 44,820 योजन की दूरी पर होते हैं। अधिक से अधिक 45,330 योजन पर दूरी होते हैं। इस प्रकार ये सूर्य मेरू पर्वत की समतल भूमि से 800 योजन ऊपर। और ये सूर्य कहां पर गमन करते हैं? ये जम्मू द्वीप जो कुल 1 लाख योजन का लंबा चौड़ा है, इसके मध्य में 10,000 योजन चौड़ा मेरू पर्वत है। अतः पूर्व और पश्चिम में जम्मू द्वीप 45-45 योजन शेष है, यानी 45, 10 और 45 यानी 1 लाख योजन। तो सबसे पहले सूर्य मेरू पर्वत से 44,820 योजन दूरी पर गमन करता है। फिर बढ़ते बढ़ते अंत में यह 45,330 योजन की दूरी पर गमन करता है। सूर्य के इस गमन पथ को मंडल कहते हैं। सूर्य के कुल 184 मंडल होते हैं। समझ में आया ये मंडल? अभी और बताएंगे मंडल किसे कहते हैं वगैरह। ठीक है। मंडल का मतलब होता है घूमना, गमन करना। तो सबसे पहले सूर्य जो गमन करता है, मतलब गमन पथ को मंडल कहते हैं। तो ये जो गमन करने का जो तरीका है ये क्या है कि जम्मू द्वीप मेरू पर्वत से चारों तरफ 45,000 योजन है। समझ में आया ना? 45,000 योजन। तो मतलब गुरुजी बीच में मेरू पर्वत है और एक तरफ 45,000 और दूसरी तरफ भी 45,000 हो गया। चारों तरफ तो 45,000 योजन। हाँ, तो 90,000 वो हो गया और ये मेरू 10,000 ये हो पर्वत गया। है, तो इधर भी हम्म 45,000 है, इधर भी 45,000 है, इधर भी इधर भी 45,000 है, 45, इधर हाँ। भी 45,000। हाँ ऐसा। और और ठीक। जो सूर्य जो गमन करना चालू करता है वो 44,820 की योजन की दूरी से गमन करता है और फिर गोल गोल घूमते घूमते 45,000 दूर हो जाता है। 45,330 दूरी पर गमन करता है। तो मतलब ये घूमते घूमते जो मंडल आप फरमा रहे हैं वो गोल गोल घूमते, जैसे डायग्राम बना हुआ है, गोल गोल घूमते घूमते 45,000 पहुंचता है क्या ये? हाँ जी। नहीं अच्छा, नहीं, इसको ठीक। इसीलिए तो 184 मंडल कहते हैं। ये जो घूमता है ना, हम्म। तो ये दिन रात क्यों होते हैं? कभी देखो 18 18 घंटे का दिन हो जाता है ना? हाँ हाँ कभी 12 मुहूर्त का दिन होता है, या कभी हाँ। 12 मुहूर्त की रात्रि होती है, 18 मुहूर्त का दिन होता है ना? तो हम्म। ये होता क्यों है? इसके गमन करने का तरीका अलग अलग है। अब अच्छा। बता रहे हैं हम, सुनो बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ठीक। समझो। ठीक है ना? देखो कि जब ये प्रथम मंडल में मेरू जो पर्वत है उससे 44,820 योजन की दूरी पर गमन करता है, यानी जम्मू द्वीप 45,000 प्लस 44,820 बराबर 180 योजन। समझ में आया? के अंतिम 180 योजन जहां शेष है वहां प्रथम मंडल होता है। इसे सर्व अभ्यंतर मंडल कहते हैं। अब ये 180 मंडल का इन्होंने बता रखा है, फोटो तो दिया है। देखो इन्होंने सब गणित तो बता रखी है, गणित थोड़ा समझने में अलग तरीके से है। तो मेरे यहाँ जो लिखा हुआ है वो मैं बताता हूँ। 184 मंडल, यानी कि सूर्य का प्रथम मंडल जो है वो सबसे छोटा होता है, इसलिए इस मंडल में इसकी मंद गति होती है। अतः सूर्य अधिक देर तक दृष्टिगोचर होता है। जैसे मान लो कोई भी चीज मेरू पर्वत के नजदीक होगी, है ना? समझ रहे हो आप बात को? तो उसका प्रकाश ज्यादा देर तक रहेगा। जैसे जैसे मेरू पर्वत से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो क्या होता जाएगा, दिन कम होता जाएगा। देखो दूसरा है कि प्रथम मंडल में द्वितीय मंडल बड़ा है, यावत अंतिम मंडल सबसे बड़ा है, इसलिए प्रत्येक मंडल में सूर्य की गति क्रमशः बढ़ी हुई है। अंतिम मंडल में तीव्रतम गति होने के कारण सूर्य शीघ्र ओझल हो जाता है। अतः न्यूनतम समय 12 मुहूर्त तक दृष्टिगोचर होता है। चौथा, 30 मुहूर्त यानी 24 घंटे की एक अहोरात्रि होती है। इस कारण से जब 18 मुहूर्त का दिन होता है तब 12 मुहूर्त की रात्रि होती है, और जब 12 मुहूर्त का दिन होता है तब 18 मुहूर्त की रात होती है। सूर्य की विभिन्न मंडलों में गति के अनुसार दिन रात का परिणाम होता है। अतः ये सारी चीजें जम्बूद्वीप प्रकृति से ली गई। समझ में आया बात? अ, देखो यहाँ बहुत बारीकी से बात की गई है। अब इसको एक एक मंडल को समझते हैं,
यहाँ बहुत हम्म, सारी चीज दी गई। हम्म, अब प्रश्न नंबर 6 है कि प्रथम मंडल से अंतिम मंडल में 510 योजन की दूरी कैसे तय होती है। तो हम्म। इसमें उत्तर में देखो गणित बताई है। ये गणित मैंने भी पहली बार देख रहा हूँ ऐसे। ये निकाला है मास्टर तेजी मास्टर साहब ने, अगर मेहनत की होगी उन्होंने, शायद किसने की है ये। देखता हूँ। संयम प्रभा जी मास्टर साहब का नाम आ रहा है, ज्यादातर शायद उन्होंने ही किए हैं, तो अच्छी मेहनत की है। देखो इसमें लिखा है कि प्रथम मंडल के अंतिम मंडल से में एक 510 योजन की दूरी कैसे तय होती है वो बताया कि जिससे सूर्य 4861 योजन का है, प्रत्येक मंडल में सूर्य गमन करता है। गुरुजी पर 510 मंडल मतलब कि लवण समुद्र तक जा रहा है सूर्य मंडल करते हुए, तो 330 की दूरी पे लवण समुद्र है, इस तरह से। एक बार 510 हम्म एक बार दोबारा बताएंगे आप। अच्छा, हाँ लवण ये बता समुद्र। रखा ना, जैसे ये बता रखा है कि ठीक है, जैसे ठीक है, लवण समुद्र में अंतिम 330 योजन की दूरी तक अंतिम मंडल होता है, इतना लास्ट दूर जाता मंडल। है वो सूरज, तो ठीक है, लवण ठीक है, समुद्र में भी चला जाता है। 180 इसे प्लस 330, सर्वबाह्य ठीक। मंडल कहते हैं। तो कुल हम्म। 180 तो ये अपनी दूरी हो गई, अपनी दूरी और एक 330 लवण और समुद्र की दूरी। 330 लवण समुद्र की दूरी है, तो ये 510 योजन क्षेत्र में गमन करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। हाँ। हम्म तो इस प्रकार ये हम्म, एक मंडल से दूसरे मंडल का अंतर 2 योजन होता है, मतलब हम्म, 144.7 योजन, ये जो मंडल का आंकड़ा है ना, इस तरीके से ये गणित मेरे को नहीं समझ में आया क्योंकि मैंने पहली बार देखी है, पूछना पड़ेगा महासत्य जी को। हम्म, ठीक है, ये फिर पूछ के बताएंगे। ठीक है। हम्म, गुरुजी, इसमें एक योजन के 61 भाग करने पर जो हम्म 48 भाग है वो सूर्य का विमान है। हम्म एक योजन के 61 पार्ट्स कर लो, उसमें हाँ 48 वो ये गणित पार्ट्स। तो उन्होंने दे रखी है, पर इसको थोड़ा सा समझ के बताएंगे ना तो आपको थोड़ा समझाने में सुविधा रहेगी। जी गुरुजी। आपने पढ़ा हुआ है क्या। जी गुरुजी। बताइए क्या है ये। गुरुजी ये 61, एक योजन के 61 पार्ट मतलब 61 पार्ट्स में डिवाइड कर लो एक योजन को, और उसमें जो 48 पार्ट्स लेते हैं वो सूर्यमंडल का विमान है। 48 पार्ट्स, इसलिए 48 बटा 61 किया हुआ है ना। हम्म तो 61 हम्म भाग एक योजन के करने पर उसमें से 48 पार्ट हम लेंगे, तो वो उसमें 48 पार्ट के जितनी मतलब उतनी क्वांटिटी में, मतलब उतनी जगह में सूर्य का विमान आता है। मतलब आप ही कहना चाह रहे हैं कि पूरे एक योजन में से 61 पार्ट का 48 पार्ट सूर्य का विमान ऑक्यूपाई कर जी लेता है। जी 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 ठीक बिल्कुल। है, ठीक। हाँ, ठीक है, आगे। इसलिए इसलिए ये गिनती यहाँ दी हुई है 48 और 61। नहीं तो 48/61 इंटू 184 मंडल, 184 मतलब एक मंडल तो एक ऑर्बिट हो गया ना बेसिकली। जी मतलब उतना विमान है ना, विमान को उतना विमान उतना, हाँ 48। ठीक है। एक मंडल को 48/60, एक मंडल को इतनी जगह चाहिए सूरज के साथ। जी हाँ, ठीक है। तो इतने योजन आ गया ना 84। 41, हाँ ठीक है, ठीक है, 144.7 योजन इंटू 53 अंश, ठीक है। जी इसलिए योजन और पूरे दे दिए ना, क्योंकि सूर्य हाँ, के हाँ। 184 मंडल हैं और हम्म, 48% उनका विमान है। हम्म, तो उसको इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो योजन पूरे निकल आए इसलिए। हम्म। पर ये दो योजन का डिफरेंस, अच्छा 183 अंतर है तो 366 योजन ही हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ समझ में आ गया, मेरे को तो आ गया। हम्म, जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक हाँ दे तो इन्होंने बिल्कुल बढ़िया रहा है, बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है 510 योजन कैसे होता है, ये बहुत यू। अच्छी गुरु तरह जी से इन्होंने इन्होंने यहाँ कर सिखाया भी, रखा है। इन्होंने इन्होंने सही बताया बिल्कुल, क्योंकि मेरा भी एक बार पढ़ा हुआ था मास्टर जी से, इन्होंने सही बताया एकदम, और ध्यान में हम्म आ गया, तो बिल्कुल सही है इनका। वापस बहुत बता दें अच्छे एक से। बार, सबको याद आ जाए, वापस बताइए। जी गुरुजी, मैं बताऊं वापस। बताइए ना।
हाँ जी, एक योजन के 61 पार्ट्स करने पर जो 48 भाग हैं उसमें सूर्य का विमान आया हुआ है। मतलब उतना बड़ा विमान है सूर्य का। 48 भाग और क्या है ये? सूर्य का विमान 48 भाग, एक योजन के 61 भाग करे पहले, उसमें 48 भाग सूर्य का विमान आया हुआ है। नहीं, मतलब उतना 48 बड़ा है अपॉन विमान। 61 क्या बताया? अपॉन 61 इसलिए कहा ना कि एक योजन के 61 हिस्से करने हैं पहले। तो एक योजन के 61 हमने हिस्से कर लिए, उसमें 48 हिस्से हमने लिए, बस उतने उतनी जगह पे सूर्य का विमान है, मतलब उतना बड़ा ही है विमान। हम्म। मतलब प्रत्येक मंडल में उतना तो सूर्य का विमान ही आ गया ना। अगर प्रत्येक मंडल में घूमेगा तो इतना बड़ा तो मेरा सूर्य का विमान बता दिया। हाँ, ये सूर्य का विमान को कम करना पड़ेगा यूं। मतलब हाँ तो घूमने का जो तरीका नहीं है वो इतना नहीं सूर्य का विमान है। नहीं गुरु जी, जैसे एक मंडल 184 मंडल है, तो एक मंडल में जो वो विमान जब घूमेगा तो वो इतनी जो स्पेस है, इतनी योजन जगह तो सूर्य लेगा ही लेगा। तो 184 मंडल में अगर सूर्य घूमेगा तो 144.7 और 53 अंश योजन के सूर्य ग्रहण कर लेगा। जी। मतलब ये कहना चाहते हैं कि सूर्य इतना योजन का जगह ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि जैसे हम एक सूर्य बॉल रख एक ले, योजन है। इसको मंडल बना ले, जितना बॉल है उतना उससे जगह कम तो नहीं हो सकती। बॉल मतलब जितना बड़ा है, अगर फुटबॉल रखेंगे, फुटबॉल का साइज जितना है, और उसको एक गोल चक्कर निकालेंगे, फुटबॉल का साइज तो हमें लेना ही पड़ेगा ना। उससे छोटा तो कर नहीं सकते हम फुटबॉल को। तो हम्म। फुटबॉल के साइज को अगर हम गोल चक्कर निकालें, एक एक गोल मंडल बना लें, उसमें फुटबॉल रख लें, उतना गोल घुमाएं, तो फुटबॉल का साइज जो है वो तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो हम्म। इसीलिए 48 जो है ना वो सूर्य का मतलब विमान है इतना बड़ा। तो 48 तो हम लेंगे ही लेंगे। अगर 84 मंडल में मतलब 48 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें योजन और अंश निकल आए हैं। हाँ, वो तो ठीक दिख रहा है। तो इस प्रकार ये हुआ कि एक मंडल से दूसरे मंडल का जो अंतर है वो 2 योजन का है। जी। जैसे 184 मंडल है जी। है ना? तो जो तो डिफरेंस है वो अंतर 2 योजन अंतर तो मतलब 100। 183 ही है, उसमें मंडल जरूर तो एक 184 है। तो तो एक सौ डिफरेंस जो है वो तिरासी 183 ही है। हाँ, तो हाँ, एक सौ डिफरेंस तिरासी दो तो दो का योजन का योजन। डिफरेंस आ रहा, तो 367 रोटेशन तो ये हो गए। जी और बिल्कुल। एक सौ और चौरासी योजन का 144 सूर्य योजन का उस हो गया। विमान का हो गया। विमान का हो गया। इस प्रकार ये 510 योजन की दूरी तय करता है। मतलब लास्ट में जाता जाता ये 510 योजन की दूरी पे आ जाएगा। जी गुरु जी। समझ में आया? सबको समझ में आया? नहीं, अंतिम अंतिम मुझे मंडल में मुझे तो आ गया। 510 योजन की दूरी समझ में आई? जी गुरु जी, मेरे को तो आ गया। नहीं हम्म। आया मुझे। हाँ, देखो ये गणित का विषय, इसीलिए मैंने आपको ज्यादा इसमें गुरु जी, इसको इसको अगर बोर्ड पे कराएंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। बोर्ड। आज मेरा पेन नहीं चल नहीं रहा है। आया। पेन नहीं चल रहा है। नहीं समझ में आया, बराबर नहीं आया। हाँ हाँ, नहीं नहीं आएगा, वो मालूम है मेरे को। एक्चुअली क्या ये यूं है कि देखो 144.7 योजन, ये क्या है? ये देखो आपने समझ में आएगा। देखो 48, 48 क्या है? 48, 48 क्या है ये? तो पेन नहीं चल रहा है। 48 क्या है? 48 योजन का तो विमान ही है। समझ में आया ना आपको? हाँ हेलो? हाँ हाँ, समझ में आया। हाँ, तो जब कोई भी चीज गमन करेगी तो वो भी तो उसके साथ रहेगा ना। वो उसका एरिया भी तो हमको कवर करना पड़ेगा। जी जी। ठीक है ना? तो 48 योजन का जो विमान है वो 184 मंडल करता है। मतलब राउंड जो लगाता है ना, वो कितना लगाता है? एक राउंड की सौ दूरी पे घूमता रहता है ना वो, जब तो कितना घूमता है? 184 मंडल बनते हैं। समझ में आया? जिसको बोल रहे थे नहीं समझ में आया वो। हाँ, आ रहा है। हाँ, तो जब 184 मंडल होते हैं और विमान होता है 48 योजन का, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144.7 योजन हो जाता है। समझ में आ गया ना? इतनी दूरी तो होती है। जी ठीक है? तो जब गुरु जी। इतनी दूरी होती है, और जब जैसे एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा लगाएंगे तो दूसरा मंडल होगा, तो दूसरे मंडल से एक मंडल की दूरी कितनी होती है कम से कम? 2 योजन। दो। 2 योजन की कितनी होती है? दो दो योजन। योजन। 2 योजन की होती है।
तो अंतर कितने पड़ते हैं? 183। मंडल तो बनते हैं 184, किंतु बीच की जो दूरी होती है वो 183 ही होती है, और दोनों की दूरी 2 योजन की होती है एक दूसरे मंडल की, है ना। तो 183 मंडल के 2 योजन की दूरी से कितनी हो जाएगी? 366 योजन दूरी हो जाएगी। हर मंडल में 2-2 योजन की दूरी है, तो 183 अंतर आ रहा है। तो 183 को 2 से गुना करेंगे तो कितना योजन आ जाएगा? 366। 366। देखो मेरी बात सुनो। जैसे एक गली होती है, एक गली के सामने भी मकान होते हैं, आमने सामने मकान होते कि नहीं होते हैं? दो बनाए डार बनते हैं कुछ सिंगल पे दो। हाँ, तो उसकी रोड की दूरी कितनी होती है लगभग? मतलब कभी इसमें 2 कभी कोई योजन 20 फीट समझना। की होती है, कोई 30 फीट की होती है, कोई 40 फीट की होती है, कोई 50-60 फीट की होती है ना, कोई 100 फीट की होती है ना। मारो पिल्लंग थांडे खोड़ो कोनी आला अब तो बेस मारो पिल्लंग इतना सुंदर बनाओ बेस अरे मैडम दिया बीच बीच में मत बोलो, जिनको प्रश्न समझना है वो बोलो। संजू दीदी आप अपना म्यूट कर लो। देखो बात समझ में आ रही है अब? लगेड़े दो साइड हम्म दो बड़ा बड़ा फ्लावर बनेगा संजू दीदी और म्यूट कर लो प्लीज। हम्म। देखो जैसे एक रोड होता है, कोई रोड 10 फीट का होता है, कोई 40 50 60 फीट का होता है कि नहीं होता है? तो जी गुरु जी। एक सामने वाले मकान से एक दूसरे के मकान की दूरी कितनी हो गई? 50-60 फुट जितनी भी हुई, हाँ, 50-60 फुट। 10 फीट की हो, 40 फीट की हो, 60 फीट की हो, है ना। तो ये एक मंडल से दूसरे मंडल की दूरी है दो योजन की। कितनी है? 2 योजन की। 2 2 योजन की। और जो मंडल करता है, वो सूर्य घूमता है मेरू पर्वत के, तो उसके अंतर आते हैं 183। कितने अंतर आते हैं? 183। 183 अंतर आते हैं, और हर अंतर की दूरी कितनी है? 2 योजन। 2 योजन की। तो 183 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 366 योजन, है ना। और विमान का दूरी योजन कितना है? 144 144। तो 366 और 144 जोड़ देंगे तो 510। 510 योजन तक वो क्या करता है? गमन करता है। जब उसका अंतिम मंडल रहता है तो अंतिम मंडल कितना हो जाता है? 510 योजन तक का आ जाता है। ये इस बात को यहाँ ऐसे समझाया गया है। समझ में आया सबको? जी गुरु जी। अब वापस इसी को विभाजित कर दिया कि भाई ये जो गमन कर रहा है, जैसे 330 योजन तो कहाँ गमन करता है? लवण समुद्र में। और 180 योजन यहाँ गमन करता है। तो फिर जम्मू द्वीप के सेक्टर पर कितने मंडल करता है, और लवण समुद्र के सेक्टर पर कितने मंडल बनते हैं? जो समुद्र सूरज घूमता है ना, तो उसके मंडल जो बनते हैं, राउंड राउंड इलाके को हम मंडल बोलते हैं, मंडल ही बोलते हैं ना। हाँ जी गुरु जी। हाँ, तो जम्मू द्वीप के अंतिम मतलब 180 योजन क्षेत्र पर सूर्य गमन करता है, और इस 180 क्षेत्र पर 65 मंडल बन जाते हैं। बाकी के सारे मंडल 330 योजन क्षेत्र के लमन समुद्र पर 119 मंडल बनते हैं। तो इस प्रकार टोटल 184 मंडल होते हैं। यानी जम्मू द्वीप के एरिया में तो बनते हैं 65 मंडल, बाकी के मंडल बनते हैं 119, वो लवण समुद्र के ऊपर बनते हैं। समझ में आया? हाँ जी जी गुरु गुरु जी। जी, आ गया। ये दोनों बातें बहुत सरल है, समझ में आ गई। एक बार अगर समझ में आ गया बात तो फिर समझ में आ जाए। हम्म। अब फिर प्रश्न आया कि भी एक सूर्य से दूसरे सूर्य का अंतर कितना है? तो यह सर्व अभ्यंतर मंडल में एक सूर्य से दूसरे सूर्य का अंतर 99,640 योजन, व सर्व बाहर मंडल में एक सूर्य से दूसरे सूर्य का अंतर 1,06,60 योजन। पृथ्वी तल पर मेरु का व्यास 10,000 योजन है। मेरु पर्वत का विस्तार हर 11 योजन पर 1 योजन प्रमाण घटता है। ठीक है ना। मेरु पर्वत ऊपर से क्या है? पतला है, नीचे चौड़ा है 10,000 योजन का। तो ऊपर बढ़ते बढ़ते क्या है? हर 11 योजन पर 1 योजन प्रमाण कम हो जाता है। अतः सूर्य मंडल पर 800 योजन की ऊंचाई पर मेरु का विस्तार कितना है? 728/11 योजन घटता है। समझ में आया? 1,000 घट रहा था, किंतु 800 योजन पर ही जाना है, तो 728/11 समझ में आ गया? इतना घट जाता है। परंतु उसे यहाँ गिना नहीं है, तो 1000 योजन 800 योजन ही लिया गया है।
तो इस प्रकार ये सूर्य एक दूसरे से अंतर पर रहता है। समझ में आया बात थोड़ी? ये टेक्निकल बातें हैं, जब तक दूसरी चीजें नहीं समझेंगे तो ये बात नहीं समझ में आएगी जल्दी से। देखो बहुत अच्छी बारीकी से महासती जी ने मेहनत करके लिखा है कि सूर्य की परिक्रमा, कि सर्वप्रथम सूर्य श्रावण कृष्णा एकादशी कर्क संक्रांति के दिन मेरू पर्वत से 44,820 योजन की दूरी पर गमन करता है। इसे प्रथम मंडल कहते हैं। ठीक है। एक मंडल की परिक्रमा में सूर्य को 48 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 48 घंटे। 48 हाँ, घंटे 12 घंटे तो दिन के और 12 घंटे रात रात के। के। या फिर वो कम ज्यादा होगा तो जितनी भी दिन ज्यादा होगा तो रात कम हो जाएगी 12 घंटे में। ठीक है। नहीं गुरुजी, 12 इसमें घंटे 48 घंटे इसलिए बोले हैं कि क्योंकि दो चंद्र सूर्य है ना, इसलिए हम्म। हाँ एक को परिक्रमा में 48 घंटे लगते हैं। हाँ हाँ, आज तो एक जो ही बात सूर्य कर हमारे रहे हैं। पास आएगा वो तो कल एरावत में वो तो होएगा। मंडल की परिक्रमा तो एक सूर्य पूरा करेगा तभी गिने जाएगी ना। जी, 48 घंटे हम्म। तभी बोले ना। एक दिन हाँ रात का हाँ फर्क नहीं है इसमें, वो 24 घंटे और 48 घंटे 2 दिन लगेंगे उसको। नहीं मतलब दोबारा एक बार बताएंगे, समझ नहीं आएगी ये वाला। एक मंडल की परिक्रमा में 48 घंटे कैसे लगे गुरुजी? मतलब एक 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात भी समझ लेते हैं तो ये अपन एक हाँ बार। ये तो ठीक है, 24 घंटे हो गए। तो वापस वापस उसी मंडल में आएगा ना। वापस अगर आज उसी मंडल में आएगा गुरुजी, तो एक रात एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तब जाके वापस वहीं आएगा। गुरुजी इसमें अच्छा। ऐसे समझना कि आज जो हम्म। चंद्र सूर्य आया है वो कल हमारे भरत क्षेत्र में नहीं आएगा, वो वो हाँ, वो कल एरावत इसी में एरावत आएगा। में अपेक्षा से। जाएगा। हाँ हाँ। तो हम्म। इस अपेक्षा से जो कल आया वो दूसरा सूर्य था, उसको 24 हम्म। घंटे मतलब 24 घंटे में एरावत में पहुंचेगा, हम्म। वापस 24 घंटे में वो फिर भरत में आएगा। तो तो इसलिए 48 उसको घंटे 48 हो घंटे गए। लगे। हम्म। जी, इसलिए 48 ठीक है। घंटे होते हैं। तो ये परिक्रमा करने में 48 घंटे लग जाते हैं। समझ में आया? हम्म। हम्म। हाँ बहन ने उसमें बहुत आगे अच्छा लिखा, समझाया। आगे लिखा हुआ है कि दो सूर्य होने से आधे मंडल की परिक्रमा एक सूर्य करता है। हाँ, हम्म। और दूसरे आधे मंडल की दूसरा सूर्य करता है। इस प्रकार 24 हम्म। घंटे और रात्रि में एक मंडल पूर्ण होता है। बिल्कुल समझ में आ गया। हम्म। कर्क संक्रांति से दक्षिणायन प्रारंभ होता है, मतलब दक्षिण में गमन करता है, वहां से ये मंडल को पकड़ा गया है। दक्षिणायन गुरुजी में ये सूर्य। कार्तिक महीने में भी जाता है क्या? हाँ जी। हाँ, ये जो आप परिक्रमा का बता रहे थे, भरत क्षेत्र में एरावत में, और ये धात्री खंड में भी जाता है, वो महाविद्य क्षेत्र में? वहां के सूर्य अलग है। वहां के अलग होते दोनों? दोनों में वहां बढ़ जाएंगे, सूर्य अधिक हो जाएंगे। जम्बू द्वीप अच्छा में 2 सूर्य 2 चंद्र हैं। लवन समुद्र में 4 हो जाएंगे। डबल होते अच्छा। जाते हैं फिर वो। हाँ, डबल होते जाते हैं। हम्म। ठीक 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 ठीक। और दांत की खंड में तो डबल से भी 12 ज्यादा हो चंद्र और जाएंगे। 12 सूर्य हो डबल से जाएंगे। आगे मल्टीप्लाई होते जाएंगे, धात्री हाँ। खंड में कितने रहते हैं? 12 आगे चंद्र तो और बहुत। 12 सूर्य। ठीक है। क्योंकि जम्मू द्वीप से 12 गुना हो गया वो। अच्छा जी गुरु जी। वलयाकार उसकी स्थिति ज्यादा हो जाती है इसलिए। ठीक गुरु जी ठीक। 4 गुना हो जाता है वो। ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, ये बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है। 2 सूर्य होने से आधे मंडल की परिक्रमा एक सूर्य करता है और दूसरे आधे मंडल की परिक्रमा दूसरा सूर्य करता है। इस प्रकार 24 घंटे में एक मंडल पूर्ण होता है। ठीक है। फिर दक्षिणायन में सूर्य जम्बूद्वीप से जब लवन समुद्र की ओर गति करता है, इस दक्षिणायन में 184 मंडल तक जाता है। इसमें 6 मास पूर्ण हो जाते हैं। कितने महीने पूर्ण हो जाते हैं? 6 महीने। वापस 184वें मंडल में गमन करता हुआ प्रथम मंडल में आता है। इसे उत्तरायण कहते हैं अपन। इसमें भी बोलते हैं ना, जैसे सनातन में भी उत्तरायण और दक्षिणायन है ना। और मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण प्रारंभ होता है। जैसे अपन संक्रांति बोलते हैं ना 14 नवंबर 14 जनवरी को। तो जी। ये उत्तरायण शुरू होता है। इसमें सूर्य लवन समुद्र से दक्षिण इसमें सूर्य लवन समुद्र से जम्मू द्वीप की ओर गति करता है। हम्म। ठीक है। तो हमारी तरफ आता है इसका मतलब वो। हाँ, पास में हो जाता है, धीरे धीरे पास में आता है। जब दूर चला जाता है तो फिर वापस पास में भी तो आएगा ना। हम्म।
500 योजन तक दूर जाता है, बस धीरे 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 चलता चलता कहाँ तक आएगा? फिर वापस पास में 180 योजन के मंडल में आएगा। 180 योजन मंडल में आ जाए। हाँ। हम्म। तो इस प्रकार ये उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, और प्रथम व अंतिम मंडल में एक एक चक्कर लगाता है 2 अहोरात्रि में। ठीक है, यहाँ लिखा क्लियर लिख दिया 2 अहोरात्रि, मतलब 2 रात्रि 2 दिन होंगे तब जाके क्या होगा, एक चक्कर लगता है। और लगा लिखा है यहाँ कि मध्य पे 142 मंडल में 2-2 चक्कर लगाता है, यानी मध्य के मतलब पहला और अंतिम इनको छोड़ के। तो क्या हो गया, 264 366 दिन में एक परिक्रमा पूरी होती है। 366 दिन कैसे बनाए, देखो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से निकाला। तो 182 को इंटू 2 कर दिए तो कितने हो गए, 364 अहोरात्रि हो गई, और पहला और अंतिम मंडल को छोड़ दिया, इनको जोड़ देंगे तो 366 दिन में एक परिक्रमा पूरी हो जाए। ये लोक प्रकाश से लिया है इन्होंने, ये 365 दिन ही पकड़ते हैं अपन, बाकी यहाँ 366 दिन लिखे हो। ठीक है, अब इन अलग अलग मंडलों का जो गमन होता है, उस सूर्य का पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है, इस प्रकार इसका वर्णन दे रखा है। दिवस और रात्रि में फर्क पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, दिवस और रात्रि में फर्क पड़ जाता है। कैसे पड़ता है कि जब सूर्य जम्मू द्वीप के लवण समुद्र की तरफ गति करता है, मतलब एक मंडल से दूसरे मंडल बढ़ता हुआ गति करता है, तो प्रथम मंडल यानी कर संक्रांति श्रावण मास में 18 मुहूर्त 12 मुहूर्त की रात्रि, 18 मुहूर्त दिन 12 मुहूर्त की रात्रि, और 30 मुहूर्त का अहोरात्रि हो जाता है। समझ में आया बात? 18 और 12 कितना हो जाता है, 30 मुहूर्त हो जाता है ना। और अंतिम मंडल अगर वो फिर बढ़ता बढ़ता बाहर की ओर निकलता है तो अंतिम मंडल क्या हो जाता है, मकर संक्रांति मतलब माघ महीना आ जाता है, तब 12 मुहूर्त का दिन और 18 मुहूर्त की रात्रि यानी 30 मुहूर्त की अहोरात्रि हो जाती है। समझ में आया? मतलब प्रथम मंडल में जब होता है तो दिन बड़ा और रात छोटी, जब प्रथम मंडल में दिन बड़ा रात छोटी, और बाद में अंतिम मंडल में रात बड़ी और दिन छोटा हो जाता है। हाँ, और मध्य मंडल बराबर तकरीबन अब इक्वल। मध्य मंडल में बराबर बराबर चलते हैं कार्तिक मास के अंदर। तो मोटे तौर पे बताया गया है, हर चीज का नहीं बताया गया है, मोटे तौर पे बता दिया, किंतु हर मंडल में फर्क तो पड़ेगा ही है, पड़ेगा। एक मंडल से दूसरे मंडल में भी फर्क पड़ेगा, पर वो फर्क दिखाई नहीं देता, इसलिए मोटे तौर पे यहाँ इस तरीके से बताया। जब सूर्य सर्व अभ्यंतर मंडल में होता है तब दिवस सबसे बड़ा। समझ में आया? अभ्यंतर मंडल बता पास वाला मंडल, और जब सूर्य और रात्रि छोटी होती है, और सर्व अभ्यंतर मंडल से सूर्य जैसे जैसे बाहर मंडल की तरफ बढ़ता है, मतलब लवण समुद्र की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे दिवस छोटा होता जाता है और रात्रि बढ़ती जाती है। समझ में आया? जी। बहुत अच्छी तरह से मेहनत की मां होती है। अच्छा, हेलो आंटी, कैसे हो? अब यहाँ बता रखा है 191 अपॉन आधा मंडल पर आने वाले दिवस और रात्रि दोनों बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? 15 मुहूर्त के, ये देखो बता रहे हैं, बहुत अच्छा। श्रावण महीना में प्रथम मंडल तो 18 मुहूर्त और 18 मुहूर्त अंतर 12 मुहूर्त और 6 अतिरिक्त 12 मुहूर्त, ये रात्रि और दिवस बता रखे हैं इन्होंने। 15 मुहूर्त देखो, 17 मुहूर्त 13 मुहूर्त 16 मुहूर्त 14 मुहूर्त, है ना। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे कम। जैसे श्रावण का महीना पूरा हो गया, इसके कितने दिन होते हैं? 29 दिन। फिर भाद्रपद 30 31, आसोज 61 मंडल आ गए। मतलब ये जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ दिवस और रात्रि भी क्या होती जाएंगी, फर्क आते जाएंगे। समझ में आया? कार्तिक, मिक्सर, पौष, माघ ये सब ऐसे होते हैं। फिर माघ मास में क्या आ जाएगा, 12 मुहूर्त का दिन 18 मुहूर्त की रात्रि आ जाएगी। समझ में आया बात? तो श्रावण महीने में क्या, 18 मुहूर्त का दिन 12 मुहूर्त की रात्रि। श्रावण से चतुर्मास शुरू होता है ना,
इस तरीके से ये दिन रात चलते रहते। और भी बताया, देखो जब महाविद्य क्षेत्र में 18 मुहूर्त का दिन होता है तब भरत एरावत में 12 मुहूर्त की रात्रि होती है। तो जब भरत एरावत में 18 मुहूर्त का दिन होता है तब महाविद्य में 12 मुहूर्त की रात्रि। ठीक है, इसमें विशेषता नहीं है और कोई। हम्म। देखो यहाँ एक दो और प्रश्न अच्छे हैं, वो उसको समझते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आया 11वां प्रश्न, जिस वक्त भरत क्षेत्र में 18 मुहूर्त का दिन होता है उस वक्त महाविद्य क्षेत्र में 12 मुहूर्त की रात्रि होती है। तो फिर 12 मुहूर्त की रात्रि के बाद उस क्षेत्र में क्या काल होगा? तो उत्तर में बता रहे हैं कि जिस क्षेत्र में 18 मुहूर्त का दिन होता है वहां पर जब अंतिम 3 मुहूर्त का दिन रहता है तब अगले क्षेत्र में सूर्योदय होता है। इस प्रमाण से भरत एरावत क्षेत्र में 3 मुहूर्त का दिन शेष रहने पर महाविद्य में सूर्योदय होता है। ये 3 मुहूर्त की बात समझ में आ रही है? जैसे सूर्य आगे बढ़ेगा तो महाविद्य क्षेत्र में क्या हो जाएगा? सूर्योदय हो जाएगा। इस तरह जब महाविद्य क्षेत्र में 18 मुहूर्त का दिन होता है तब महाविद्य के अंतिम 3 मुहूर्त का दिन शेष रहने पर भरत और एरावत क्षेत्र में सूर्योदय हो जाता है। जब रात्रि 18 मुहूर्त की है तो भरत एरावत क्षेत्र में 3 मुहूर्त रात्रि बीतने पर महाविद्य क्षेत्र में सूर्योदय होगा, और महाविद्य के 18 मुहूर्त की रात्रि होने पर जब 3 मुहूर्त की रात्रि व्यतीत होगी तब भरत एरावत क्षेत्र में सूर्योदय होगा। या भरत एरावत और महाविद्य क्षेत्र के इसके मध्य भाव को समझना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से समझाया। दिन छोटे कैसे होते हैं और रात्रि बड़ी कैसे होती है, ये भी लोक प्रकाश से बता रखा है कि सर्व अभ्यंतर मंडल से गमन करते हुए जब सूर्य दूसरे मंडल में आता है तब 2:61 मुहूर्त जितना दिन छोटा होता है। 2 योजन का मैटर हो गया यहाँ, और रात्रि 2:61 मुहूर्त लंबी हो जाती है। 2 योजन का गैप आ रहा है ना अंतर में, समझ में आया? हाँ, इसी प्रकार अगले तीसरे मंडल में 4 मुहूर्त हो जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक मंडल में 2:61 मुहूर्त जितना दिन घटते घटते सूर्य जब अंतिम मंडल में पहुंचता है तब 6 मुहूर्त प्रमाण दिन छोटा होता है और रात्रि 6 मुहूर्त प्रमाण लंबी होता है। ठीक है, इसी प्रकार उत्तरायण में भी रात छोटी होती है व दिन बड़ा होता है। कारण और बता रखे हैं दिवस और रात्रि के छोटे होने के। इसका कारण है कि ताप यानी अंधकार क्षेत्र में फर्क। सूर्य के ताप क्षेत्र के अनुसार प्रकाश व अंधकार की वृद्धि व हानि होती रहती है। जिस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश फैलता है वह ताप क्षेत्र है, और जिस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश नहीं फैलता वह अंधकार क्षेत्र है। यानी सर्व अभ्यंतर मंडल में दोनों सूर्य अपने अपने सामने की दिशा में 3-3 विभागों को प्रकाशित करते हैं। कुल 6 विभागों को प्रकाशित करते हैं। उस समय 2-2 विभागों में अंधकार रहता है, अतः दिन बड़े व रात्रि छोटी होती है। मध्य मंडल में सूर्य 5 विभागों को प्रकाशित करते हैं और 5 विभागों में अंधकार रहता है। जब सूर्य सर्व बाह्य मंडल में आते हैं तब सूर्य अपने अपने सामने की दिशा में 2-2 विभागों को प्रकाशित करते हैं और कुल 4 विभागों को प्रकाशित करते हैं। 6 विभागों में अंधकार रहता है, अतः रात्रि बड़ी हो जाती है। इस प्रकार ये गमन करने की प्रक्रिया है। अब सर्व अभ्यंतर मंडल में आने पर दोनों सूर्य नजदीक होने से तीव्र ताप व अल्प अंधकार होता है। उसके बाद दक्षिणायन में दूरी बढ़ने से ताप क्षेत्र कम हो जाता है। सर्व बाहर मंडल में सूर्य दूर होने से तीव्र अंधकार और अल्प ताप होता है। उसके बाद उत्तरायण में सूर्य के नजदीक आने से ताप क्षेत्र बढ़ता जाता है। ये तो ठीक है ना। जब मेरू पर्वत के मंडल शुरू करेंगे तो बढ़ते बढ़ते दमन समुद्र की ओर बढ़ेंगे तो ताप क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा। जैसे अभी मौसम सर्दी का है तो सूर्यमंडल क्या हो गया? दूर हो गया। सूर्यमंडल कहाँ निकल गया? लवन समुद्र की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ क्या हो रही है? ताप कम हो रहे हैं। समझ में आ गया ना? ये जैसे जैसे वापस नजदीक आएगा वैसे वैसे वापस क्या हो जाएगी? गर्मी बढ़ जाएगी। फिर वापस ताप बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ समझाया गया है, और ज्यादा डिटेल और गणित में जाने की जरूरत इसलिए नहीं कि अपन इतना विस्तार से हम सभी समझ नहीं पाए। इसको समझने के लिए और भी चीजें समझनी पड़ती हैं। ठीक है ना?
मुख्य मुख्य बातें हमने यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझ ली है। ठीक है, ठीक है ना, और कोई बात समझनी है? इसकी मैथ्स ही थोड़ी सी गुरुजी थोड़ा ढंग से, मैथ्स इसकी थोड़ी सी नहीं देखो, करनी मैथ्स तो हम पड़ेगी। बता भी देंगे ना तो अब समझ में नहीं आएगी, क्योंकि नहीं जब आएगी तक हम समझ। जम्मू द्वीप के गणित नहीं समझेंगे ना, तब हम्म। यहाँ नहीं आएगा। जम्मू द्वीप प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है फिर यहाँ, जो जम्बू आगम है ना अपना जम्मू द्वीप नहीं, प्रकृति। जम्बूद्वीप की क्या गणित थोड़ी सी गुरुजी की हुई है, इसलिए इसको थोड़ा सा एक बार हाँ हाँ करेंगे, एक बार करके देखती हूँ, फिर गुरुजी प्रॉब्लम होगी तो आपसे पूछती हूँ फिर। हाँ, वो कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है ना तो वो फिर बताना। तो पूछ लेंगे, हाँ ठीक है। मेरे ध्यान में जो आएगा वो मैं बताऊंगा, नहीं तो यहाँ महाशय जी विराज रहे हैं, उनसे अपन डिस्कस हम्म, करेंगे। हाँ। हम्म। एक इसका अंतिम प्रश्न है कि सूर्य तो सदैव 800 योजन की ऊंचाई पर होता है, फिर उदय अस्त के समय वो नजदीक और मध्याह्न में वो दूर क्यों दिखाई देता है? ऐसा दिखाई देता है ना। तो इसका लिखा है कि सूर्य समतल भूमि से 800 योजन तो ऊंचा है, किंतु उदय अस्त के समय मंद तेज वाला होने से देखने वाले को अपने स्थान से अपेक्षा निकट दिखाई देता है ना। उसका तेज क्या होता है? मंद होता है, इसलिए वो ऐसा निकट दिखाई देता है। और मध्याह्न में उसका तेज बहुत तीव्र होता है, इसलिए वो अपन को क्या दिखाई देता है? दूर दिखाई देता है। इस अपेक्षा से यहाँ बताया गया। ठीक है, ये थोड़ा बहुत अच्छी तरह से हमने किया है वैसे। और मान लो आप पढ़ रहे हो, उनको बात समझ में नहीं आ रही तो फिर पूछना आप। अच्छा थोड़ा है उदयस्त का, इसमें बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा डाली हुई है। आगम के प्रश्न पर इतने चीजें नहीं है वहां, दूसरी जगह से ले लेके यहाँ प्रश्न उत्तर बना के बहुत अच्छा तरीके से इनको समझाया गया है। समझ में आई बातें? हाँ हम्म, जी गुरु जी। हाँ, और कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, प्रश्न व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं। हम्म, हाँ, जिन्होंने ये मैसेज डाला है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है, वो वो ये समझ लें कि ये सूर्य की उदय अस्त की गणना का मैटर है, कि सूर्य कैसे उदय हो रहा है, कैसे अस्त हो रहा है, और अस्त होने के और उदय होने में ये फर्क क्यों आ रहे हैं। यानी कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रात छोटी होती है, कभी रात बड़े होते हैं, कभी दिन छोटे होते हैं, तो ये क्यों हो रहा है? ये मंडल की वजह से, कि ये मंडल जब सूर्य घूमता है तो वो दूरी तय करता है, एक मंडल से दूसरे मंडल की 2-2 हजार योजन की दूरी है। तो जब दूरी होती है तो धीरे धीरे रात बड़े होने लगती है, और जब दूरी कम होने लगती है तो दिन बड़ा होने लगता है। ये इतना सा समझने की आपको जरूरत है। और भी मान लो कोई विशेष डिटेल समझना हो तो फिर आप थोड़ा सा बुक पढ़िए, तो उसके आंसर देंगे। और कोई प्रश्न हो तो करिए। गुरु जी कल थोड़ा सा इसको ना बोर्ड पे अगर समझा देंगे तो सबको बहुत हाँ अच्छे हाँ, से थोड़ा समझ में बोर्ड पे आएगा। इसको गणना करेंगे अपन, उसका उसकी परिकल्पना यहाँ बताएंगे। मैं जम्बूद्वीप प्रगति का जो बुक है ना, उसमें से थोड़ा चित्र वगैरह भी है उसमें, उससे अपन उसको थोड़ा और बढ़िया समझेंगे। इसमें भी है फोटो, तो रंगीन फोटो नहीं है इसलिए थोड़ा सा यूं लग रहा है। इस पे भी अच्छा फोटो बना रखे हैं दिन रात के। और बोलिए, प्रश्न क्या है? और कोई प्रश्न नहीं? क्या इसका मतलब ये हुआ कि क्लास पे जाने के बाद कोई पढ़ता है, कोई स्वाध्याय नहीं करता? नहीं गुरु जी इसलिए करते हैं। करते हैं कि प्रश्न तो नहीं आते हैं।
बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया, इसलिए प्रश्न नहीं कर पा रहे। जब ये आप तो ठीक है डायग्राम। ना, ये इस मैटर को छोड़ दो, और भी कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। जी गुरु जी, एक हाँ। और प्रश्न है मेरा। हम्म। फर्स्ट वाली बुक में से 10 नंबर का थोकड़ा है भव्य द्रव्य देव का। हम्म। हाँ हाँ। गुरु जी उसमें विराजित संयमी की गति पहला देवलोक ऊपर लिखी हुई है, जो चैट बना हुआ है। हम्म। विराजित। विराजित संयमी, हाँ। हाँ पहला जी। देवलोक से संयमी स्वार्थित की। अविराजित। हाँ जी भवन, हाँ जी भवनपति से पहला देवलोक, जो हाँ। चार्ट में लिखा हुआ है ना। तो नीचे हम्म। विराजित संयमी लिखा हुआ है ना, उसमें अच्युत स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं लिखा हुआ है। ये क्या है देखो, यहाँ आगम के प्रश्न पर तो यही बात लिखी हुई है, गौनपति से पहले देवलोक। अब यहाँ ऐसा क्यों आया है, इसको देखो, पढ़ो। देखो इसमें क्या लिखा है, जिसने महाव्रतों को ग्रंथ करके उनका भली भांति पालन नहीं किया है, स्वयं की विराधना की है, यानी मूल गुण प्रति से भी, यानी मूल गुण मतलब महाव्रतों को भी उसने क्या कर लिया, भंग कर लिया। हाँ। फिर उत्तर गुण प्रति से भी बकुस आदि की उत्पत्ति अच्युत कल्प तक बताई। अब यहाँ भगवती सूत्र में एक और ठोकरा चलता है, किसका चलता है, संजय नियठा का, है ना। हम्म। तो हम्म। उसमें ये बकुस वगैरह जो साधु बताए, बकुस है, प्रति से क्या नाम है, पुलाक है, बकुस है ना, और कषाय कुशीन है, निर्ग्रंथ है, और स्नातक है। ये जो 5 तरह के साधु बताए ना, तो उसमें बता रखा है कि बकुस आदि की उत्पत्ति अच्युत कल्प तक हो सकती है। अतः यहाँ तात्पर्य संयम की विशिष्ट विराधना से ही समझना चाहिए। कुछ अंशों में विराधना करने वाला मुनि अच्युत स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकता है। यहाँ जो बात बताई गई है ना, ये जो बात है, ये तो है विशिष्ट संयम की आराधना से समझ होते हुए भी कुछ अंशों में विराधना कर ली उसने, तो ये फिर अच्युत स्वर्ग तक जा सकता है, यानी 12 देवलोक तक जा सकता है। समझ में आया। जी जी गुरु और जी, पर किंतु इसमें फर्क आ जिसने गया ना। महाव्रतों का बिल्कुल भी छेदन कर दिया है, मतलब नष्ट कर दिया है, तो वो फिर पहले देवलोक से ज्यादा नहीं जा सकता, वो विराधक, ऐसा समझना। इन दोनों की जी गुरु जी। विराधना में फर्क है। जी गुरु जी। समझ में आया। जी क्योंकि गुरु जी, अपन समझ में आया। आगम के विरुद्ध नहीं जा सकते ना, जैसे 10वें थोकरे में तो बताया विराधक संयमी भुवनपति से पहले देवलोक तक ही जा सकता जी है ना। गुरु जी। ये मोटे तौर पे बता दिया, किंतु जब नीठा संजना का थोकरा पढ़ेंगे तो वहां बता दिया कि जो बकुस आदि जो हैं, वो भी मूल गुण के प्रति से भी हैं, तो वो कहाँ तक जाएंगे, वो वहां 12 देवलोक तो बता दिया, तो फिर ये डिफरेंट हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ समझाने की दृष्टि से दिया हुआ। जी गुरु जी, ठीक है गुरु जी, बड़ी पवित्र कृपा देव कर। में तो उसने बिल्कुल मूल गुणों को ही नष्ट कर दिया है, जी गुरु जी। किंतु यहाँ जो विराधना है 12 देवलोक में जाने वालों की, वो अंश रूप में ही विराधक है, इसलिए वो 12 देवलोक तक जा रहा जी गुरु जी, है। गुरु जी, समझ में आ गया गुरु जी। एक सवाल आया हुआ है। हाँ जी। ग्रहण का क्या कारण होता है? खुशबू जी, हम्म। आप, ग्रहण का कारण क्या होता है? ग्रहण। ग्रहण, हाँ। हाँ, ग्रहण का कारण भी होता है, वो भी आएगा इसी में, अभी आज तो नहीं है इसमें। ग्रहण का थोकड़ा भी है। ग्रहण का कारण तो अभी देखो इसमें तो आया नहीं है, पर जैसे ही आएगा बताएंगे। ठीक है। तो ये एक सवाल था। हम्म। तो सज्जा आता हम्म। ना, जो अपने फालूदा में यूज करते हैं, सज्जा। क्या। सज्जा बोलते हैं फालूदा के अंदर, है ना, वो बीज जैसे रहता है ना, वो क्या बोलते हैं? सज्जा बोलते हैं उसको। चिया सीड्स। हाँ हाँ, वो सचित है या अचित है? नहीं, वो आप जो तो बात सूखे बता ही रहे हो होते हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रही, वो वो शब्द ही समझ चिया में नहीं आ रहा है। सीड्स सचित, सूखे ही होते हैं, सचित ही हैं वो। पर पानी में डले बाद तो सचेत हो जाते हैं। हाँ, बीज है ना, तो वो तो नहीं, सचित नहीं, ही हैं वो। बीज क्या और वो काले सचेत। काले डालते हैं जो, हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ जी। हाँ। मैंने खाया नहीं, पर एक बार देखा जरूर है, वो काले काले डालते हैं, वो सचित है। सचित है, अच्छा। सचित बीज है तो सचित ही हैं। गुरुजी, एक रिक्वेस्ट थी कि जैसे जो रिकॉर्डिंग डलती है, जैसे बीच में थोड़ी सी घर में प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे बीमार थे, तो क्लास नहीं ले पाई थी मैं।
तो वो क्या अगर ये डल जाए ना कि कौन सी वाली मतलब कि थोकड़े का नाम या कोई भी डेट नाम आ जाए तो उससे रिकॉर्डिंग चेक करने में इजी रहेगा। तो थोड़ा सा एक निवेदन था कि अगर जब रिकॉर्डिंग डाले तो थोड़ा सा थोकड़े का मतलब नंबर ही डाल दें, कोई थोड़ा नंबर 11 या 12 इस तरह से। तो थोड़ी हाँ सी, मैं हाँ, सुन रहे ऑर्गेनाइजर हैं से थोड़ी सी एक मनोज। रिक्वेस्ट थी, हाँ, मनोज भैया से एक रिक्वेस्ट थी कि आप प्लीज ऐसा कर देंगे तो हमें थोड़ी कन्वीनियंस हो जाएगी। बीच में क्या थोड़ी घर में परिस्थिति के हिसाब से क्लास नहीं ले पाई थी मैं। ठीक है गुरुजी, गुरु से कोऑर्डिनेट कर लूंगा, मैं उनसे मैं ले लूंगा उनसे। हाँ, थैंक यू वेरी मच, हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। हम्म। आज रातेड़े जी नहीं आए थे, कल बता रहे थे मैं प्रश्न करूंगा। नहीं आए। गुरुजी एक सवाल था मेरे दिमाग में, काफी टाइम से चल रहा है। तो मनुष्य और तिर्यंच के अंदर देखने जाते हैं तो तिर्यंच का परिग्रह क्या है और मनुष्य का परिग्रह क्या है? तिरंज भी परिग्रह करता है। बट वो कितना उसके खाने तक ही रखता है या उसके रहने तक ही करता है, उसके ऊपर क्या करता है वो? नहीं नहीं, मनुष्य मर जाता है तो तिरंज बन जाता है, और तिरंज बनने के बाद वो अपने हवेलियों का, अपने तिजोरियों का रखवाली करता है। अच्छा। हम्म। तो सांप है, कोई एक आध ऐसे कोई जीव है जो करते हैं एक बाकी? आध अपना एक आध समझते हैं, पर ऐसे कई प्राणी हैं। जैसे देखो, यहाँ परिग्रह का मतलब वस्तु से संग्रहित नहीं है। भगवान ने जो बताया ना, इसलिए तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमास्वादी कहते हैं मूर्छा परिग्रह। क्या कहते हैं? अच्छा परिग्रह। मूर्छा परिग्रह। अब एक मान लो तिरंज भी है, अगर उसकी किसी वस्तु पर मूर्छा है, आसक्ति है, तो वो परिग्रह ही कहलाएगी। और कोई मान लो श्रावक है और उसके पास बहुत अच्छा वृद्धि संपन्न है किंतु मूर्छा नहीं है, तो वहां वो परिग्रह से अंशों में न्यूनाधिक कहलाएगा। ऐसा। पर दिखने में तो बहुत कम है जो प्राणी है जो तिर्यंच के अंदर परिग्रह जैसे कुछ दिखता अपने को। हाँ, दिखता नहीं है, बरोबर है, पर रखते जरूर है। जैसे कई बार ऐसे होते हैं। हाँ, एक मिनट। जी सर, आवाज नहीं आ रही। तो क्या है, आवाज आ रही? आ रही गुरु जी। अभी आ रही, अभी आई। तो जैसे कई ऐसे पशु होते हैं, या ऐसे जैसे अपन कुत्ते होते हैं। वो जब गर्भवती होती है कुतिया, तो वो जो रोटी डालते हैं ना, वो खाती नहीं है। वो रोटी लेके क्या करती है, जहाँ प्रसव करना होता है उस जगह पर वो रोटी को गाड़ देती, छुपा देती। अच्छा। तो इस तरह से वो उसको परिग्रह करती है, मूर्छा करती है। गुरुजी और भी तरीके हैं मूर्छा मतलब देखने के, कि जैसे घर में कोई कुत्ता, पालतू कुत्ता रखा हुआ है, तो जैसे हम लोग घर को अपना समझते हैं, वो भी घर को अपना ही समझता है। घर में किसी को अंदर एंटर नहीं होने देता, हो सकता है अपनी वो घर वो की वस्तु, उसके घर में कोई, उस वहां कोई आएगा तो उसको भोगने लग जाता है। जी, अपनी घर ये की वस्तु वो कहीं घर बाहर के नहीं कुत्ते लेके को जाने छोड़ो ना। देता। देखो, घर के कुत्ते को छोड़ो, गली के कुत्ते गली अपनी मानते कि नहीं मानते हैं? जी गुरुजी। गली के कुत्ते जो होते हैं ना, दूसरी गली के अगर कोई कुत्ता आ जाए तो फिर उसको गली से बाहर निकालते हैं। जी, तो वो तो वो ये तो सोचते हैं ये परिग्रह में ही गली आएगा। किसकी है, ये मेरी गली है, वो शासन भी मेरा तो है। परिग्रह में ही आएगा ना गुरुजी। हाँ, शासन है, परिक्रम में आएगा। गुरु जी एक बहुत प्रिय वस्तु है, किसी प्रियजन से मिलती है और वो गुम हो जाती है, तो क्या भाव होना चाहिए? मतलब। कोई प्रिय वस्तु है हम्म। और किसी प्रियजन से मिली हुई है, माँ बाप से हम्म। या किसी भी बहुत प्रियजन से मिलती है और वो गुम जाती है कोई कारण से, हम्म। तो हम्म। क्या भाव रखना चाहिए? अच्छा, क्या अपने विचार क्या होने चाहिए? हाँ। यूं। हाँ। अब इसमें तो क्या अपन क्या कर सकते हैं, आर्त ध्यान करें कि भाई वापस मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। तो ये आर्त ध्यान है। अगर ऐसा सोचते हैं, संभाव रखते हैं, तो फिर आर्त ध्यान नहीं रहेगा। अपन फील तो कर। संभाव रखना ही सबसे बेस्ट होता है अपने यहाँ। शासन में एक ही बात सबसे महत्वपूर्ण है, संभाव रखना। बट जो फील। वस्तु हमारी है नहीं, वो हाँ। प्रिय हमें लगती जरूर है, पर होती नहीं। हाँ। अभी फील तो होता ना गुरुजी, लेकिन अपने को पापा ने दी है, बहुत प्यार से दी है उन्होंने,
ऐसे गुम हो गई, ये तो मौनी कर्म का उदय है। प्यार इसको से जैसे मौनी मेरा है है या जो अच्छी वस्तु है बुरी वस्तु है, ये सब मौनी कर्म के उदय हैं, इसलिए हम ऐसा मान रहे हैं। अच्छा। मौनी कर्म का उदय नहीं रहेगा तो वस्तु अच्छी बुरी लगेगी ही नहीं। अच्छी बुरी प्यार आसक्ति ये सब जो लग रहा है ना, ये मौनी कर्म का उदय है। ठीक है गुरुजी। अन्यथा आज मैं कहीं पढ़ रहा था, कागज या पेपर में कहीं पढ़ रहा था कि जैसे हम भवन वगैरह बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो उसमें लिखा हुआ था कि अब वो सत्य है नहीं, पर दिखाई देता है भाई, भवन हो या जमीन हो या कोई भी हो, वो आदमी उसको नहीं छोड़ता है। वो भवन दूसरा मालिक बना लेता है। मतलब उस भवन का, उस जगह का 100 साल से उसमें लिखा हुआ है कि 100 साल से अधिक कोई मालिक नहीं रह सकता। वो जमीन अपना मालिक बदल देती है, जी और क्योंकि कोई यथार्थ में दिखाई भी देता है कि जिएगा ही नहीं 100 साल। अपने दादाजी ने जो मकान बनाया उसमें पिताजी नहीं रहे, पिताजी ने नया बनाया। और जो भवन पिताजी ने बनाया उसमें हम नहीं रह रहे हैं, और आने वाले टाइम में हमने जो बनाया उसमें पुत्र नहीं रहेंगे। ये दिखाई दे रहा है। बात तो सही है गुरुजी, लेकिन फिर भी 7 पीढ़ियों के लिए इतना करते हैं अपन। हाँ, वो इसे तो मोहनी कर्म का उदय है भैया, क्या कर सकते। 7 पीढ़ियों के लिए भी कर लेते हैं, और 7 पीढ़ियों की 7 पीढ़ियां और भी आ जाए उतना भी हो जाता है कई बार। पर वो जो धन होता है ना, वो मालिक बदल देता है, वो मालिक उसको रहता ही नहीं उसका। गुरुजी एक प्रसंग आया अभी कल और आज दोनों दिन में। एक पेशेंट को कल मिला था, कोई जान पहचान वाले हैं, बेड पे है, इतनी हालत खराब है, ऐसे लगता है कि भी अंतिम समय जैसे है। मैंने उनको बोला भाई 18 पाप, अपन आज की तारीख से तुम कोई बिजनेस मत करो, जो है उसको अंदर आने दो, पर नया कुछ भी मत करना। तो उनके चेहरे से कोई हाँ भरने हुआ ही नहीं, लेकिन अच्छे समृद्ध परिवार से। आज फिर मैंने एक किसी से मिला तो मैंने उनको यही बात बोली कि जितना आपका दिया हुआ है उसका आ रहा है तो आप जमा कर लो, और नया कुछ भी मत करो। तो दोनों ने हुकारा नहीं भरा गुरुजी, तो इसमें क्या और दोनों की उम्र 70 साल के आसपास है। मोह 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 बहुत तगड़ा है। कषाय चल रही है अनंतानुबंधी। गुरुजी मैंने तो उनको ये भी बोला कि इतने अच्छे बच्चे हैं तुम्हारे, इतनी सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी मोह नहीं छूटा ना गुरुजी, तो क्या करना नहीं, चाहिए। नहीं छूटता, नहीं छूटता भैया, तो नहीं गुरु जी छूटता। तीव्र तीव्र लोभ में आएगा ये। हाँ, तीव्र लोभ, गुरु जी अनंतानुबंधी लोभ। जिस लेशा में हम्म, आयुष और गति बंधी है, वो लेशा तो वापिस आएगी आएगी ना। आएगी बिल्कुल। गुरु जी ठीक है, भले अभी आयुष्य बंद हो गया होगा, लेकिन अगर कोई समझाता है, गुरु भी कोई समझा दिए या कोई बोध दे देते हैं, तो उस वक्त वो भावना बदल सकती है, या जैसे बांधा वैसे ही आएगा। मनोज भैया, हम खुद कई बार प्रवचन में बैठते हैं, महाराज साहब कहते हैं अरे छोड़ दो, ये संसार खारा है, संयम ले लो, कल्याण हो जाएगा। हम छोड़ते हैं क्या? छोड़ते तो नहीं है, छोड़ने की भावना बस। तो होती ही है ना गुरु जी। अरे भावना तो ठीक है मनोज भैया, भावना तो मोक्ष जाने की है, पर मोक्ष जा नहीं पा रहे हैं, इसका क्या कारण है? मोह ही है। बस तो ये चीजें हैं, नहीं हो पाता। बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है ये चीजें। अपन भले हम भी यूं खुद कह रहे हैं कि भाई हम भी ये चीज कर लेते हैं, हमारे साहब कहते तो प्रत्याख्यान कर लेते हैं, यूं कर लेते हैं, किंतु आसक्ति का जो तांता हमारे साथ जुड़ा हुआ है, भी हम सामयिक में, पोषद में, व्रतों में रहते हुए भी क्या हम आसक्ति छोड़ पा रहे हैं? छोड़ तो नहीं पा रहे हैं गुरु जी। हाँ देखो, व्रत तो ले लिया फिर भी आसक्ति बनी हुई है। वो व्रत भी हमने क्या कर लिया? दूषित कर लिया। यानी व्रत लेकर भी हम व्रत नहीं निभा पा रहे। ये कितनी कठिन मुश्किल है ये तो। ये धन दौलत वगैरह ये छोड़ना तो बहुत मुश्किल। हम एक उपवास भी करते हैं, या हम कोई खाने पीने की वस्तु भी छोड़ते हैं, तो क्या उसके प्रति आसक्ति छूटती है? छूटती नहीं है गुरु जी। वस्तु तो छूट जाती है, नहीं खाते हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना 6 महीना 12 महीना, किंतु उसके प्रति आसक्ति छूटती है क्या? गुरु जी परसों मौन एकादशी थी, तो हम्म। सबने यही, वो तो बहुत मैसेज था कि 150 उपवास का, या 150 कोई भी करें तो 150 का फल मिलेगा। तो मेरे अंदर भी भावना आ गई, हकीकत मैं बोलता हूँ कि एक उपवास करेंगे तो 150 का अपनी निर्जरा होगी। ये आ सकती है ना गुरुजी, मुझे तो ऐसे लगा था। मोह, हम्म। ये भी आ सकती है क्या।
देखो पहले बात तो ये 150 का मैटर ही गलत है। जी बिल्कुल। 150 का मैटर ही गलत है। ये अच्छा। कहाँ से गणित कौन लेके आता है पता नहीं चलता है। ये मिथ्या प्रूपना कर देते हैं, भगवान की वाणी के विरुद्ध प्रूपना है ये। मुझे भी नहीं ऐसा समझ किसी आया। को व्हाट्सएप पे नहीं डालना चाहिए, और डाला है वो समझ नहीं रहा है बात को। और फिर क्या हैं, हम इतने समझदार हैं कि जैसे ही व्हाट्सएप पे आया हम अपने मिलने वाले ग्रुप में धनाधन उसको क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। और बाद नहीं समझे कि भाई बात सत्य है, गलत है, मिश्र है, कैसी है। तो ये 150 वाली बात तो बिल्कुल सही नहीं जमती है। फिर भी कोई प्रसंग आता है तो उस समय हम व्रत प्रत्यय लेने चाहिए। तो मेरा था आपका प्रश्न क्या था? मेरा एक उपवास करना था गुरुजी, तो मुझे सामने मौन एकादशी दिखी, इसके लिए मैंने कर लिया। लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो 150 का विषय था, तो मुझे भी लगा 150 उपवास का क्रम निर्जरा करके मेरे भी मन में एक बार आ गया। तो मुझे लगा हाँ कि ये कहीं ना कहीं मेरी आसक्ति है करके। हाँ, नहीं ऐसा होता नहीं है, मतलब 150 की संख्या ही गलत हो गई। अच्छा। ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता कि 150 के कल्याण हुए तो हम 150 का फायदा मिल जाएगा, ऐसा कैसे हो गया? ऐसे तो अनंत चौबीसियां बीत चुकी हैं, एक दिन में अनंत कल्याणक भी हुए होंगे, तो ऐसे तो हम्म। अनंत फल मिल सकता है रोज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। तो मानव को कोई मनुष्य को कोई कर्म करने की जरूरत ही नहीं है फिर तो। एक उपवास कर ले, अनंत चौबीसियां बीत गई है तो अनंत उसका हाँ, ये फल देखो मिल कहाँ से जाएगा। आया ये मैटर, कुछ समझ में नहीं आता है, डाल देते हैं लोग। ठीक है गुरुजी। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि भाई हमें बिना निदान के, बिना अपेक्षा के क्या करना चाहिए, कर्म नहीं व्रत करना आराधना चाहिए। करनी चाहिए। व्रत का कोई अपेक्षा नहीं रख के हमको व्रत आराधना करनी चाहिए, ओनली कर्म निर्जर की। फिर हम 150 के मैटर में क्यों उलझ रहे हैं? 150 से ज्यादा नहीं हो सकता क्या? गुरुजी, गुरुजी इसमें निदान का फिर दोष भी आएगा। निदान तो नहीं है, पर अपेक्षा तो आ रही है ना कि 150 क्या बोलता है, 150 का 150 उपवास का फल मिलेगा, है ना? जो भी उसमें गुरुजी एक व्हाट्सएप आ रहा था कि जैसे अगर आपने एक एकासना के तो 150 एकासने का फल, एक उपवास के तो 150, मतलब हाँ इसमें जो भी आप करते हो ऐसा लिखा हुआ आ रहा था तो सब, और इतना अरे ज्यादा वो चला कुछ है भी, ये। जो भी वही तो कह रहा दान हूँ पुण्य उपवास व्रत करेंगे उसका फल 150 गुना मिलेगा, ये हाँ, सब लिखा हुआ है। और एक व्हाट्सएप पे तो एक एक कल्याण की फोटोग्राफ वगैरह भी इतनी सारी डाली लोगों ने कि बहुत ही ज्यादा। वही तो कह रहा हूँ ना, इस तरीके से वो सब अपने उत्सुक प्रूपणा का कर्मबंध कर रहे हैं, भगवान की वाणी को समझ नहीं रहे हैं और फैला रहे हैं गलत तरीके से। गुरुजी तो ये इसमें कैसे भगवान का उत्सुक प्रूपणा इसमें है। कैसे परम्परा हो गया कि उनके बोलने से कोई बहुत जनों ने प्रत्याख्यान तो किए ही होंगे ना। किए भी होंगे पर गलत बात समझा रहे हैं ना। मान लो सामने वाला ना समझे कि गलत, नहीं समझे, गलत बात को फैला रहे हैं तो भगवान की वाणी के विरुद्ध बात हो गई ना। हाँ हाँ ठीक है। ना गलत तो ये होगी ना। उत्सुक प्रूपणा कर रहे हैं यूं। दर्शन में मिलावट हो गई ना। हाँ होगा होगा, इसमें क्या दिक्कत? हाँ गुरुजी, मैंने भी यूं एक समायक करते, मैंने भी मौन ग्यारस को 3 समायक करी और ज्यादा से ज्यादा माला गिनी हुई कि 150 वो का। कोई बात नहीं है, देखो ज्यादा गिनना प्रसंगोपात, कल्याणक के समय अवसर मिलकर मिलता है तो अवसर मिलके हम ज्यादा धर्म आराधना करें तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। धर्म आराधना तो करें उपवास, और कहें कि हमको 150 उपवास का फल मिले। एक एकासना करें और कहे बोले 150 उपवास का फल मिलेगा, इसलिए हम एक एकासना करें, तो ऐसा नहीं। किंतु कोई कल्याणक हो, कुछ भी हो, रोज हम एक समय कर रहे हैं तो 2 कर लें, 2 की जगह 5 कर लें, समर कर लें, कौशल कर लें, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमारी धर्म आराधना को बढ़ाने का एक तरीका है, तो वो तो हाँ समझ में आता है। लेकिन वही सोच के कि 150 का फल मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इसमें कषाय भी जुड़ गए ना गुरुजी, लालच जुड़ गया तो कषाय भी तो जुड़ गए ना। हाँ हाँ, ये भगवान की वाणी के विरुद्ध अगर कोई भी आराधन करते हैं तो मिथ्यात्व का स्पर्श हो जाता है। समझ में आ रही बातें? इसलिए कोई भी धर्म आराधन समझ पूर्वक होनी चाहिए। इसीलिए आज मैंने एक श्रवण सम्यक दर्शन पढ़ा। सम्यक दर्शन में एक मैटर आया, उसमें संघ की तरफ से ये एक विज्ञप्ति दी हुई है कि संघ के नाम से, ज्ञान गज के नाम से, या सुधर्म के नाम से, या प्रकाश चंद जी, आचार्य प्रकाश चंद जी महाराज साहब के नाम से ऐसे कोई ग्रुप बने हुए हैं, और उसमें कोई भी कोई मैसेज डाल रहा है तो वो संघ का मेंबर, संघ का हित नहीं कर रहा है, और उसको संघ का मेंबर भी न माना जाए, मतलब संघ का हितैषी न माना जाए, और इस तरीके से ग्रुप न चलाया जाए।
ऐसा बिल्कुल क्लियर है। आप सम्यक दर्शन पढ़ना दिसंबर की, जी गुरुजी। क्योंकि ऐसा करके हम उत्सुक प्रोपना कर रहे हैं, क्योंकि हमको समझ तो है नहीं, कुछ भी बात कहीं से आ गई और उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं। बहुत अच्छा चीज आया वो, मुझे बता अच्छा लगा वो, आज में पढ़ा, मेरे आज ही किताब आई, मैंने उसको ध्यान से पढ़ी तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात लिखी है। गुरुजी, देखो इसमें डाउट करने से ये चीज भी है कि उसमें 50 आगामी चौबीसी के तीर्थंकरों के कल्याणक भी जोड़े गए हैं। मतलब 50 भूतकाल की, 50 इस चौबीसी के, और 50 भविष्य की चौबीसी के जो आने वाले कल्याणक है, ये जुड़े हुए हैं। पर हम जब नमो अरिहंतानम बोलते हैं ना, तो जिसने तीर्थ की स्थापना कर दी है उसी को नमस्कार करते हैं। मतलब जिसने अरिहंत पद प्राप्त कर लिया है। तो जो अभी तक अरिहंत पद को प्राप्त ही नहीं हुए हैं, उनके कल्याण को हम लोग कैसे मना सकते हैं आज ही? अरे हाँ हाँ, वो तो ठीक है, ये तो कह रहा हूँ ना, ये चीजें ऐसी है, ये चीजें ऐसी डाल रहे हैं, वो तो कह रहा हूँ ना, ऐसे ही कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं। अरे कल्याणक, मान लो कल्याणक है भी सही है, बरोबर ना, मान लो आपने उपवास किया, तो उस कल्याणक से उपवास का क्या संबंध है? जी। कल्याणक तो हमारे सामने इस रूप में है कि जैसे आज बच्चा स्कूल से रोज स्कूल जाता है और उसको छुट्टी मिल जाती है, तो उसको खेलने कूदने को मिलता है, तो उसका संडे की छुट्टी का प्रयोग उसने किस लिए किया? खेलने कूदने में। खेलने कूदने के लिए किया। बस हमारे सामने ये प्रसंग है धर्माराधना के, भाई कल्याणक हमारे सामने आए तो हम क्या करें? धर्माराधन करें। किंतु अगर वो बच्चा संडे को भी पढ़ता तो क्या उसको नुकसान होता क्या? नहीं। संडे के अलावा भी पढ़ रहा है ना, मान लो संडे के अलावा भी छुट्टी मार रहा है तो क्या होगा? तो उस छुट्टी में वो खेलकूद नहीं कर सकता क्या? जी गुरुजी। ऐसा मतलब कल्याणक तो हमारे लिए प्रेरणादायक, प्रेरणा के लिए है, आदर्श है ये हमारे, इसलिए उनका निमित्त पाकर हम भी क्या करें? धर्माराधन करें। ऐसा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि कल्याणक के दिन हम कुछ धर्माराधन करेंगे तो हमको विशेष फल मिलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। धर्म आराधना के दिन बताए भगवान ने, बीज, पंचमी, अष्टमी, 11, 14, पक्षी, ये दिन बताए। ऐसे इसके अलावा कोई दिन है क्या आगम के पृष्ठों पर भी हमारा कल्याण जन्म हो तो आप तब आराधन करना तो विशेष फायदा मिलेगा, या दीक्षा लें उस दिन धर्म आराधन करोगे तो विशेष धर्म आराधन होगी, ऐसा कहीं है क्या उल्लेख? हमने ऐसे चला दिया। बाकी आगम पृष्ठ बता रहे हैं आप बीज को कीजिए, पंचमी को कीजिए, अष्टमी को कीजिए, 11 को कीजिए, 14 को कीजिए, अमावस को कीजिए, पक्षी को कीजिए, पूर्णिमा को कीजिए, औसत कीजिए, महीने के 6 बता रखे हैं। उस दिन तो हम नहीं करेंगे। समझ में आया? हाँ गुरुजी। और श्रावक के लिए तो अब बता रखा है कि श्रावक प्रतिदिन सुबह शाम क्या करे? उभय काल प्रतिक्रमण करे, ये श्रावक का गुण है। प्रवचन का श्रवण करे, ये श्रावक का गुण है। हम ऐसा करते हैं क्या? महाराज अगर गांव में है तो भी प्रवचन में रोज जाते हैं क्या? रोज उभय काल प्रतिक्रमण करते हैं क्या? मतलब चीजें क्या है, हम आगम पढ़ते हैं और कहाँ कहाँ चले जाते हैं, ये थोड़ा समझने का विषय है। जहां तक बता रखा है कि मान लो औसत के दिन गृहस्थी में आपकी विशेष कार्य आ गया और गृहस्थ में आप फंस गए, तो कोई बात नहीं, मान लो दिन में पोषद नहीं हुआ तो रात्रि का पोषद करें। एक रायण हवा है, मतलब रात्रि को तो छोड़ना ही नहीं है, रात्रि को तो संवर करना ही है पकी के दिन, ऐसा बता रखा है। ऐसा करते हैं क्या हम? ऐसा नहीं। घर पर भी कर सकते हैं क्या सर? हाँ घर पर भी संवर हो सकता है क्या? हाँ, कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते। पहले तो घर ही थे, अब हो गए पोषदशाला, ये तो थानक तो अब बन गए, पहले कहाँ थे? जी।
और कोई है प्रश्न? सर बहुत जैसे मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत आड़ ध्यान कर लेते हैं, उसमें समझ में नहीं आता है, लेकिन जब बाद में जब भी समझ में आता है तो उसको कुछ कर सकते हैं, उसका उपाय। उपाय यही है कि हमारे जो मुनिराज हैं, माँ सत्या जी हैं या अच्छे श्रावक हैं, उनके सामने आलोचना करो कि हमको इस तरीके से हमने आर्त ध्यान किया, अच्छा। उसका प्रायश्चित ले लो, यही है, और तो कोई रास्ता नहीं है। हाँ हाँ जो पाप हो गया है उसको हम बदल नहीं सकते, हाँ पर हम उसकी क्या कर सकते हैं, निंदा ग्रह कर सकते हैं। अच्छा उससे उससे जो कर्मबंध दीर्घ काल का हुआ वो अल्प काल का हो जाएगा, गाढ़ रस वाला हुआ तो वो मंद रस वाला हो जाएगा। ये हो अच्छा सकता है बस, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। बंधा हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, वो कम कम हो जाएगा उसका। हाँ बस, ऐसा करने से हम क्या कहलाएंगे, आराधक की श्रेणी में रहेंगे, विराधक नहीं बनेंगे। अच्छा। गुरुजी ऐसे तो पूरे दिन में कितना पाप करते हैं और कितनी उसकी स्मृतियां भी होती है, अपने को पता तो चलता ही है कि इतना पाप किए, कितना आलोचना करेंगे बताइए आप। करनी ही पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है मनोज भैया। तो याद भी नहीं रहता ना गुरुजी, वो तो लिखना पड़ेगा फिर शाम को रोज। बिल्कुल, आप बिजनेस का हिसाब लिखते हैं कि नहीं लिखते? ये तो है ही है। तो ये आत्मा का हिसाब कैसे छूट सकता है? अगर श्रावक है तो लिखना ही पड़ेगा। मुझे 24 घंटे में 8-10 घंटे तो इतने पाप तो करते हैं गुरुजी, सुबह से शाम तो। बिल्कुल है, ये तो देखो सिस्टम तो वही है। सामयिक समय की जगह ऐसा नहीं भी दिन भर मान लो कोई पाप कार्य होते रहे हैं, और चलो एक सुबह समय कर लेंगे, उससे वो दिन भर में किए हुए पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है यहाँ सिस्टम। गुरुजी इतना सामयिक समय की जगह, इतना पाप पाप आलोचना, की जगह। इतना आलोचना सुन। आलोचना प्रायश्चित का जो मैटर है, उसी से हमारी धुलाई होती है, उसके बिना धुलाई नहीं हो सकती। वही हमारे यहाँ सर्फ साबुन सोडा है, उसके बिना हम नहीं धो सकते किसी को। तो गुरुजी यहाँ पे इतना आलोचना सुनना भी ना, गुरुजी कौन सुनेगा बताइए इतना। तो यही तो बात है, इसीलिए तो योग्य साधु संयत वर्ग श्रावक वर्ग मिल जाए, तुरंत उसके सामने आलोचना कर लो, क्या पता आयुष बंद हो जाए। अच्छा ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक अभी प्रसंग बना था ऑनलाइन, मेरे ख्याल से संतारा पचका आया, तो उसको संतारा की श्रेणी में लेना चाहिए। अब सामने वाले ने कितना सुना है, क्या सुना है, ये तो क्या बता सकते हैं ऑनलाइन में उसकी सा- कितनी। हम्म। साधु बोलते कि कोई साधु है जो मोबाइल यूज करते, साध्वी जी है, तो उन्होंने पचकाया, तो वो उसको श्रेणी में लेना चाहिए, समझ नहीं आया मुझे। नहीं नहीं, वो तो पचकाया तो किसी भी तरीके से कोई बात नहीं, वो तरीका तो उस साधु के लिए पाप कार्य का मैटर हो गया, वो तो कोई दिक्कत नहीं। हम्म, किंतु जिसने पचका, वो अच्छा कितना सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, वो ठीक है। अलग विषय है। ठीक है गुरुजी, ठीक है। ओके साहब, जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद, क्षमा याचना, भगवान की वाणी के प्रति कोई बात हुई तो क्षमा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय जिनेन्द्र।